तुम्हारे पिताजी भी किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसे छोड़ते नहीं, उसने सीता की तरफ देखते हुए कहा। पहले तो वो कैलाश को जान से मार डालने की बात कर रहे थे, फिर कहने लगे कि वो उसे शहर से ही निकलवा देंगे। इस किस्म के लोगों को वाकई शहर से नहीं दुनिया से ही निकाल देना चाहिए। सीता ने अपने बाप की हिमायत की। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। वो दोनों देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। 3-4 रोज़ गुजर गए। हम लोग अमली तौर पर हवेली के कैदी बनकर रह गए थे। दुर्गा ही वो वाहिद हस्ती थी जिसका हवेली के बाहर आना जाना था। कल्पना इसलिए बाहर नहीं जा सकती थी कि वो मामला अभी तक दबा हुआ था। गंगू अभी तक मफरूर था। या तो वो शहर से भाग गया था या शहर ही में किसी जगह छुपा हुआ था और पुलिस उसे तलाश करने में नाकाम रही थी। रामचंद, धोबी और बूढ़ा ठाकर ज़ाहिर है इस शहर में थे। यह अंदेशा बहरहाल मौजूद था कि अगर कल्पना हवेली से बाहर निकली तो देख न ली जाए। सीता भी फिलहाल बाहर नहीं निकलना चाहती थी। मेरे लिए फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं था क्योंकि शमरोज़ की हैसियत से मुझे कोई नहीं जानता था। मैं आज़ादी से घूम फिर सकता था, मगर होटल वाले हंगामे से गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से मैं बाहर निकलने से गुरेज कर रहा था। और यूं भी बिगड़े हुए चुकट्ठे के साथ बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। 2 रोज़ और गुजर गए और फिर ये दिलचस्प खबर सुनने में आई कि चंद मुसल्ले डाकू ने कैलाश की हवेली पर हमला कर दिया था। यह हमला रात के वक्त हुआ था। कैलाश के दोस्त भी मौजूद थे और किराए की औरतों के साथ रंगरलियां मनाई जा रही थी। डाकुओं ने कैलाश और उसके दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कैलाश को गन पॉइंट पर ले जाकर उसकी तिजोरी खाली करवा ली और घर का सारा कीमती फर्नीचर और कालीन वगैरह आंगन में ढेर करके आग लगा दी गई थी। दिलचस्पी की बात यह थी कि तमाम सामान कैलाश और उसके दोस्तों ही से उठवा कर बाहर ढेर करवाया गया। सामान पर तेल छिड़क कर उसे आग भी कैलाशी के हाथों लगवाई थी और वो डाकू जाते हुए इन तीनों औरतों को भी साथ ले गए। सितम बरा कैलाश जब इस वाक़े की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा तो सारी बात सुनने के बाद पुलिस ने नकदी और जेवरात लूटे जाने की तो नामालूम डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन कीमती साजो सामान को नजर आतश किए जाने की रिपोर्ट नहीं लिखी क्योंकि पुलिस के मुताबिक सामान को आग कैलाश ने खुद अपने हाथों से लगाई थी। किसी दूसरे को इस सिलसिले में मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इससे अगले रोज़ रात के वक्त कैलाश के साथ एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाज़ नामालूम लोगों ने उसके दफ्तर का ताला तोड़कर तमाम फर्नीचर और फाइलें वगैरह बाहर निकाल कर आग लगा दी। हमें गुफ्तगू के लिए एक नया मौजू मिल गया था। मुमकिन है लोग इन वारदातों को पुरस्रार समझ रहे हों, लेकिन हमारे लिए इसमें कोई पुरस्रारियत नहीं थी। सीता के पिताजी ने यह तय कर लिया था कि उसको उसकी गुस्ताखी की सज़ा ज़रूर देंगे और उसे इस शहर से भागने पर मजबूर कर देंगे और महाराणा धर्मेश सिंह के इस मंसूबे पर अमल शुरू हो चुका था। मेरा जो गड्ढा ठीक हो गया था और कोई तकलीफ भी नहीं रही थी। और फिर उस रोज़ मैंने एक बार फिर हवेली से निकलने का फ़ैसला कर लिया। मैं अपने साथ कल्पना को भी ले जाना चाहता था। कल्पना ज़िंदगी भर तो हवेली में कैद होकर नहीं रह सकती। मैं चाहता था उसे लेकर बाहर निकलूं, वो किसी की नज़रों में आए और जो होना है वो हो जाए। सर पर तलवार लटकी हुई थी, उससे तो निजात मिल जाएगी। सीता और दुर्गा मेरी इस तजवीज़ से मुत्तफिक थीं, लेकिन कल्पना के चेहरे पर हवाइयाँ से उड़ने लगीं। लेकिन बहरहाल वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। कल्पना ने नए कपड़ों में से एक जोड़ा पहना, चोली, घाघरा और चुनरी। इस लिबास में वो वाकई बहुत हसीन लग रही थी। चुनरी आजकल सिर्फ फैशन के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी था कि इससे घूंघट निकाल कर चेहरा छुपाया जा सकता था। हम जब खुफिया रास्ते से पिछले मकान में आए तो सीता भी हमारे साथ थी। वो हमारी तरफ बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी। वापिस आओगे ना? उसने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। क्या तुम समझती हो कि मैं कहीं भाग जाऊंगा? कोई भरोसा नहीं, सीता मुस्कुराई। कल्पना बहुत हसीन लड़की है, इसके लिए एक कत्ल भी हो चुका है। क्या पता तुम इसे लेकर कहीं भाग जाओ और मैं यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार करती रहूँ। अगर कभी भागने की कोशिश पेश आई तो तुम भी मेरे साथ होगी, फिक्र मत करो, मैंने कहा। हम दरवाज़ा खोलकर पिछली गली में निकल आए। सीता उस वक्त तक दरवाजे में खड़ी रही जब तक हम गली से निकलकर बाजार का मोड़ नहीं घूम गए। कुछ दूर तक हम लोग पैदल चलते रहे। फिर मैंने एक टैक्सी रुकवा ली और हम दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। कहाँ जाना है महाराज? ड्राइवर ने अपने सामने लगा हुआ आईना दुरुस्त करते हुए कहा। कहीं भी ले चलो भैया, मैंने जवाब दिया। हम तो इस शहर में नए आए हैं, सैर व तफरीह करने, जहाँ दिल चाहे ले चलो। पनौड़ी की हवेलियाँ वो सब हम देख चुके हैं, मैंने ड्राइवर की बात काट दी। किसी तफरीह की जगह ले चलो, घूमने फिरने की जगह। समझ गया महाराज, आपको सैर करनी है, ड्राइवर ने कहते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी।
टैक्सी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर हल्की रफ्तार से दौड़ती रही और ड्राइवर किसी माहिर गाइड की तरह रास्तों और इमारतों के बारे में हमारी मालूमात में इजाफा करता रहा। उसने कई मरतबा किसी इमारत या किसी चौक पर टैक्सी रोकी थी और उन जगहों के बारे में बड़ी तफसील से बताता था और आखिर शहर के मुख्तलिफ इलाके घुमाने के बाद वह हमें अमर सागर ले आया। ये वसी और रीज़ इलाका तालाबों, छोटी छोटी मसनूई झीलों, कुओं और खूबसूरत छतरियों पर मुश्तमिल था। कई खूबसूरत पार्क थे। ये छतरियाँ दरअसल राजाओं और महाराजाओं की समाधियाँ थीं। खूबसूरत कब्रिस्तान, जिस जगह किसी राजा की चिता जलाई गई थी, वहाँ चबूतरा बनाकर खूबसूरत बारादरी और उसके ऊपर नहायत खूबसूरत छतरी बना दी गई थी। लातादाद छतरियाँ थी और ये छतरियाँ यानी राजों महाराजाओं का कब्रिस्तान लोगों के लिए एक बेहतरीन तफरीगाह बन गई थी। हम बहुत देर तक मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे। कल्पना चुनरी का घूंघट निकाले मेरे साथ जुड़कर चल रही थी। बाज़ लोग मुस्कुरा कर हमारी तरफ देख रहे थे। हम एक पार्क में बेंच पर बैठ गए। बड़ी चहल पहल और रौनक थी। मैंने एक ठेले से भेलपुरी मंगवा ली। ये चाट खाने के लिए कल्पना को घूंघट उठाना पड़ा। इसी दौरान एक पारसी जोड़ा हमारे करीब आकर बैठ गया। ये लोग बम्बई से आए थे। मर्द की उम्र 50 और औरत की 45 की लग रही थी। नई नई शादी हुई है। औरत ने पहले कल्पना और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा। कल्पना का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने की नखियों से मेरी तरफ देखा। मैंने पारसी औरत की तरफ देखते हुए अस्बात में सर हिला दिया। अच्छी जोड़ी है, नज़र न लगे। पारसी औरत मुस्कुरा दी। हम तकरीबन 1 घंटे वहाँ बैठे रहे और फिर उठकर एक तरफ को चल दिए। सूरज गुरूब होने वाला था। चहल पहल में कोई फ़र्क नहीं आया था। कल्पना ने भेलपुरी खाने के बाद घूंघट उठाया तो दोबारा चुनरी को चेहरे पर डालने की ज़रूरत नहीं समझी थी। हम सड़क पर आ गए। कल्पना अब बेझिझक सी होकर चल रही थी। मेरा ख्याल था कि दूर तक पैदल चला जाए, लेकिन एक खाली टैक्सी हमारे करीब आकर रुक गई। मैंने पैदल चलने का इरादा मुलतवी कर दिया। वैसे भी इन पार्कों में, छतरियों में और कुओं और तालाबों में घूम घूम कर कल्पना थक गई थी और मेरा ख्याल था कि शहर के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी या चाय पिएं और फिर हवेली का रुख करें। मैंने दरवाज़ा खोलकर कल्पना को बैठने का इशारा किया। वो सीट पर बैठकर दूसरी तरफ से रखने लगी। मैं टैक्सी में बैठने के लिए झुका ही था कि न जाने किसी तरफ से एक आदमी मेरे ऊपर आ गिरा। इस आदमी ने मुझे पकड़कर एक तरफ खींचा, पेट पर जोरदार घुंसा मारा और जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। टैक्सी इस दौरान हरकत में आ चुकी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे धक्का देने वाला शख्स दौड़ता हुआ टैक्सी में बैठ गया। दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ और टैक्सी की रफ्तार एकदम तेज़ हो गई। मैंने कल्पना की चीख भी सुनी थी। मैं एकदम बदहवास हो गया। मुझे तवक्का नहीं थी कि मेरे साथ इस किस्म का कोई वाक़या पेश आ सकता है। ये कोई सुनसान और वीरान जगह नहीं थी, तफरीगाह थी। सड़क पर 20 लोग खड़े थे और इतने लोगों की मौजूदगी में किसी लड़की को छीन कर ले जाने की कोशिश वाकई दीदा दलेरी थी, लेकिन मुझसे कोई चीज़ छीन लेना मामूली बात नहीं थी। अभी चंद रोज़ पहले ही तो ऐसी कोशिश में 2 गुंडे मेरे हाथों अपना भुट्टा बनवा चुके थे। मुझे एतराफ़ है कि इस अचानक सूरत हाल ने एक लम्हे को मेरे हवास मुख्तल कर दिए थे। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। टैक्सी बहुत दूर निकल चुकी थी। लोग अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने इधर उधर देखा। एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। उसके करीब शायद उसकी बीवी खड़ी थी। मैं दौड़कर इसके करीब गया। भाई साहब प्लीज़, मैंने समाजत की। गुंडे मेरी पत्नी को उठाकर ले गए हैं। मोटरसाइकिल मुझे दे दें। वादा करता हूँ 1 घंटे से पहले इस जगह वापस ले आऊँगा। वो कोई शरीफ आदमी था। उसने मोटरसाइकिल मेरे हवाले कर दी। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने सीट पर बैठते ही हैंडल संभाला और पैर से गियर बदलते हुए एक्सीलेटर ग्रिप घुमा दी। मुझे कश्मीर के पहाड़ों में मोटरसाइकिल चलाने का तजुर्बा था और ये तो हमवार सड़क थी। ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था। मैं मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता चला गया। वो टैक्सी आगे वाली चौक से बाई तरफ घूम गई। उस चौक पर पहुंचकर मैंने भी मोटरसाइकिल इसी तरफ मोड़ दी। इस तरफ ट्रैफिक कुछ और कम था। मेरी और टैक्सी के दरमियान तकरीबन 200 गज़ का फासला था। मैं बाइक की रफ्तार बढ़ाता चला गया। टैक्सी एक और सड़क पर घूम गई और मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये सड़क शहर से बाहर जाने वाली थी। आबादी बतदरीज कम होती जा रही थी और सामने बहुत दूर पहाड़ियाँ नजर आ रही थी। मेरे और टैक्सी के दरमियान फासला भी बतदरीज कम होता जा रहा था। आबादी अब पीछे रह गई थी। सड़क से हटकर दूर दूर इक्का दुक्का छोटी छोटी इमारतें या अहाते से नजर आ रहे थे। वो टैक्सी सड़क से उतरकर एक ऐसी ही इमारत के सामने रुक गई जिसके गिर्द बहुत लंबा चौड़ा अहाता था। टैक्सी रुकते ही पहले ड्राइवर नीचे उतरा और फिर दूसरे आदमी ने नीचे उतरकर कल्पना को बाहर खींच लिया और उसे घसीटते हुए अहाते के फाटक की तरफ दौड़ने लगा। कल्पना चीखते हुए मुज़ाहमत कर रही थी। अहाते का लकड़ी का फाटक टूटा हुआ था। वो लोग फाटक में दाखिल हो चुके थे। मैंने मोटरसाइकिल फाटक के सामने रोक ली और इसे छोड़कर दौड़ता हुआ फाटक में दाखिल हो गया। एक तरफ बहुत लंबा चौड़ा शेड बना हुआ था जिसके सामने बड़े बड़े पीले पत्थरों के अंबार लगे हुए थे। शेड के साथ एक मुख्तसर सी इमारत थी।
और वो दोनों गुंडे कल्पना को इस इमारती में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये अंदाज़ा तो मैंने फाटक में दाखिल होते ही लगा लिया था कि वो इमारत वीरान थी, और मुझे ये अंदाज़ा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस शेड में कभी पत्थर काटने और तराशने की मशीनें लगी हुई हैं। इन दोनों में से किसी के पास रिवॉल्वर या पिस्तौल जैसा कोई हथियार नहीं था। अगर होता तो मुझे रास्ते ही में गिराने की कोशिश की जाती या अब करीब आने से रोका जाता। वो मुझे बड़ी आसानी से गोली का निशाना बना सकते थे, लेकिन उसके पास रिवॉल्वर या पिस्तौल नहीं था। एक गुंडा कल्पना को खींचते हुए वीरान इमारत के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ड्राइवर ने लंबे फल वाला चाकू निकाल लिया और मुझे रोकने के लिए तन कर खड़ा होगा। मैं दूर ही से किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला और हवा में उड़ता हुआ इसके ऊपर जा गिरा। मेरा एक पैर इसके मुंह पर और दूसरा इसके सर पर लगा। वो चीखता हुआ पुश्त के बल गिरा। उसका सर एक पत्थर से टकराया। इसके मुंह से निकलने वाली दूसरी चीख बड़ी खौफनाक थी। इसकी खोपड़ी पत्थर से टकरा कर पाश पाश हो गई। मैं भी इसके करीब ही जा गिरा, लेकिन दूसरे लम्हे उठकर उस बदमाश की तरफ लपका जो कल्पना को खींचता हुआ इमारत की सीढ़ियों के करीब पहुंच चुका था। इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई थी और पत्थर की 4 कुशादा सीढ़ियां थी। कल्पना एक सीढ़ी पर अड़ गई और वो शख्स इसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। इसने शायद अपने साथी का अंजाम देख लिया था। वो कल्पना को छोड़कर शेड की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने भी इसके पीछे दौड़ लगा दी। उसी वक्त कल्पना की चीखती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। महावीर, पकड़ लो, इसे मार डालो। ये रामचंद धोबी है। इसने मेरी माँ को मार डाला था, मार दो इसे। वो तो रामचंद धोबी था। पहले तो मैं यही समझता रहा कि उस रात होटल में जो गुंडा मेरे हाथों पीट कर भाग गया था ये उसके साथी होंगे, लेकिन मामला कुछ और निकला। सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा फैल रहा था। रामचंद धोबी शेड में बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसकी गर्दन दबोच ली और उसे मारता हुआ खुली जगह पर ले आया। यहाँ उसका दाव चल गया। वो मुझे ज़मीन पर गिरा कर मेरे सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से मेरा गला घोंटने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी और उसे दूर उछाल दिया और फिर इसे संभलने का मौका दिए बगैर मैंने इसे दबोच लिया। तुम समझते थे कि इस तरह कल्पना को ले दौड़ोगे? मैंने उसका गला दबाते हुए कहा। तुमने इसकी माँ को मार डाला था और इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। तुम इंसान नहीं, भेड़िए हो। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी शामत ही आई थी जो इस वक्त तुमने कल्पना को अगवा करने की कोशिश की। गंगू कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना तुम्हारा गला घोंट दूंगा। बताता हूँ। रामचंद धोबी के हलक से गुटी गुटी सी आवाज़ निकली। वो राम ड्योढ़े में वाक़ई काली के पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। और वो बूढ़ा ठाकर वो कहाँ है? मैंने पूछा। वो अपनी हवेली में है, रामचंद धोबी ने जवाब दिया। वो दोनों तो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाएंगे, मगर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। तुम कल्पना की माँ के हत्यारे हो। इसकी सज़ा तुम्हें हम देंगे। रामचंद धोबी ने अचानक ही मुझे पैरों से धकेल कर पीछे गिरा दिया। मैं रेत पर गिरा और संभलने की कोशिश कर रहा था कि रामचंद धोबी की खौफनाक चीख सुनकर चौंक गया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरी कनपटियां सुलग उठी। कल्पना एक तरफ खड़ी रामचंद धोबी को देख रही थी, जिसका सर कुचला जा चुका था। कल्पना ने उसके सर पर जो पत्थर मारा था वो भी इसके करीब ही पड़ा था और खून से तर हो चुका था। कल्पना ने बड़ी हिम्मत से काम लिया था। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाए मौके की ताक में थी और फिर मौका मिलते ही उसने वार कर दिया था। वो उसकी माँ का कातिल था और उसने बदला ले लिया था। और अब वो एक तरफ खड़े दहशतज़दा नज़रों से रामचंद धोबी की लाश को देखते हुए थर थर काँप रही थी। मैं कल्पना की तरफ बढ़ा तो वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। वो किसी अनजाने खौफ से थर थर काँप रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसका कांधा थपथपाने लगा। डरो नहीं, मैं उसे तसल्ली दे रहा था। सब ठीक हो जाएगा। 10-12 मिनट बाद ही कल्पना अपने खौफ पर काबू पा सकी थी। उस वक्त अंधेरा कुछ गहरा हो गया था। मैं कल्पना का हाथ पकड़कर अहाते से बाहर ले आया। मोटरसाइकिल रेत पर गिरी हुई थी। मैंने उठाकर किक लगाते हुए इंजन स्टार्ट किया और कल्पना को अपने पीछे बिठा लिया। वो पहली मर्तबा मोटरसाइकिल पर बैठी थी। उसने मर्दों की तरह एक पैर एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ रखा था। उसने मेरे साथ चिमट कर दोनों बाहें मेरे सीने पर लपेट ली थी। हमें पार्क के करीब पहुंचने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। वो आदमी अपनी बीवी के साथ वहां मौजूद था। मैंने मोटरसाइकिल उसके हवाले करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो बदमाश मेरी पत्नी को एक सुनसान सड़क पर फेंक कर भाग गए थे। मैं कल्पना को लेकर एक ऑटो रिक्शे में बैठ गया। मैंने रिक्शा एक बार रौनक बाजार में एक रेस्टोरेंट के सामने रुकवा लिया और कल्पना को लेकर रेस्टोरेंट में एक फैमिली कैबिन में बैठ गया। कल्पना अब भी दहशतज़दा सी थी, लेकिन चाय पीने के बाद उसने अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा लिया था। रेस्टोरेंट से निकलते हुए दरवाजे के साथ ही न्यूज़ स्टैंड पर एक मैगजीन देखकर मैं रुक गया। मैगजीन के सरवर्क पर पतौड़ी की एक हवेली की तस्वीर मैंने पहचान ली और बगैर किसी इरादे के वो मैगजीन खरीद लिया।
हवेली तक वापस जाने के लिए भी मैंने ऑटो रिक्शे को तरजीह दी थी। दुर्गा और सीता हमारी हालत देखकर चौंक गई और फिर उन्हें वो सब कुछ बताना पड़ा। कल्पना अब भी खौफजदा थी। दुर्गा उठकर उसके पास आ गई और उसे अपने सीने से लिपटा लिया। उस रात हम देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। सीता ने मेज़ पर से मैगज़ीन उठा लिया और फिर एकदम चीख उठी, "ओ दुर्गा जी, ये देखो, मैगज़ीन में तुम्हारी तस्वीर।" पहले वो रिसाला दुर्गा ने देखा और फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरे सफ़े की रंगीन तस्वीर थी। वो पत्तों की हवेली में नफीस सुतून के करीब खड़ी थी। मेरा चेहरा भी नुमाया था। सुतून पर नक्शो निगार और दुर्गा के हवाले से कैप्शन था, कुदरत और इंसानी हाथों की खताती के दो शाहकार। ये तस्वीर देखकर मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। दुर्गा की उम्र अगरचे 35 साल के लगभग थी। वो मेकअप के बगैर भी बहुत हसीन लगती थी, लेकिन उस रोज़ हल्के से मेकअप से उसका हुस्न इस तरह निखर आया था कि मेरा दिल भी धड़कना भूल गया था। अल्लाह मियाँ ने शायद उसे ख़ास तौर पर अपने हाथों से बनाया था। उस रोज़ जब मैं उसके साथ गया था तो लोग मुड़ मुड़ कर इसकी तरफ देखते थे और पत्तों की हवेली में उस फोटोग्राफ ने भी उसे ताड़ लिया था और तस्वीर खींच ली थी। उस फोटोग्राफर के साथ एक औरत और 2 बच्चे भी थे। हो सकता है वो भी दूसरे लोगों की तरह सैर व तफरीह के लिए यहाँ आया हो और उसने ये तस्वीर शौकिया तौर पर खींच ली हो। लेकिन जब ये तस्वीर डेवलप होकर उसके सामने आई तो उसने सोचा होगा कि इस तस्वीर को किसी रिसाले में छपना चाहिए और शायद इस ख्याल से उसने ये तस्वीर इस रिसाले में भेज दी थी। ये रिसाला कदीम फ़न तामीर और पत्थरों पर नक्श नकारी के हवाले से ही मज़ामीन और तस्वीर शाया करता था और उसके सरे वर्क पर पत्थरों की हवेली की तस्वीर देखकर ही मैंने ख़रीद लिया था। मेरा ख्याल था कि इस रिसाले के मज़ामीन पढ़ने से राजस्थान की कदीम इमारतों और मुख्तलिफ शहरों के बारे में मेरी मालूमात में इजाफा होगा और मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। मगर इस रिसाले में यह तस्वीर देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। अगर सिर्फ दुर्गा की तस्वीर होती तो मेरे लिए परेशानी की कोई बात न होती, लेकिन इस तस्वीर में मेरा चेहरा भी साफ नज़र आ रहा था। "क्या बात है, तुम ये तस्वीर देखकर परेशान क्यों हो गए? अच्छी नहीं लगी क्या?" मैं दुर्गा की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। "तस्वीर बहुत अच्छी है, तुम वाकई कुदरत का एक हसीन शाहकार हो," मैंने कहा। "लेकिन मैं इस तस्वीर की अशात के बाद आने वाले हालात की तस्वीर देखने की कोशिश कर रहा हूँ और वो तस्वीर जिस कदर भयानक होगी उसका अंदाज़ा लगाना दुश्वार है।" "क्या मतलब?" दुर्गा ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। मेरी बात सुनकर सीता भी चौंक गई। "मतलब बाद में बताऊँगा, इस वक्त तो मैं कल्पना के बारे में सोच रहा हूँ," मैंने जवाब दिया। "तुम्हें इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा," दुर्गा बोली। "कल्पना भी हमारी तरह दुश्मनों में घिरी हुई है," मैंने जवाब दिया। "आज ये पहले दिन मेरे साथ निकली थी और इत्तेफाक से रामचंद धोबी की नज़रों में आ गई। वो दुनिया का सबसे अहमक आदमी था जिसने दिन दिहाड़े उसे अगवा करने की कोशिश की और मेरी नहीं बल्कि कल्पना ही के हाथों मारा गया। रामचंद धोबी अकेला नहीं था। मैं खामोश होकर कल्पना की तरफ देखने लगा। उसका असल दुश्मन तो वो बूढ़ा ठाकर है जो इसे हासिल करना चाहता है और इस पर हज़ारों रुपए खर्च कर चुका है। गंगू बदमाश के साथी के कत्ल की वजह से शायद वो दबक कर बैठ गया है, लेकिन मामला जैसे ही ठंडा होगा या उसे पता चलेगा कि कल्पना इसी शहर में है तो वो इसे हासिल करने की दोबारा कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा," सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। "उसे जब ये पता चलेगा कि रामचंद धोबी भी इस चक्कर में मारा गया है तो शायद वो ये शहर छोड़ने की कोशिश करे।" "मैं ऐसा नहीं समझता," मैंने कहा। "ये बूढ़े जो होते हैं ना, बहुत ज़िद्दी होते हैं। और फिर ठाकर जिसने कल्पना के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा डाली। कल्पना तो वाकई ऐसी चीज़ है कि इसके लिए 2-4 कत्ल भी किया जा सकते हैं। अगरचे 3 कत्ल अब तक हो चुके हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मामला यहाँ नहीं रुकेगा। गंगू भी इसी शहर में मौजूद है और ठाकर भी। इससे पहले कि उसकी तरफ से किसी रद्द-ए-अमल का इजहार हो, हमें उनकी तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए।" "क्या कहना चाहते हो?" सीता ने मुझे घूरा। "जब तक कल्पना के दुश्मन ख़त्म नहीं हो जाते ये सुकून से नहीं रह सकती," मैंने जवाब दिया। "ओ," सीता ने गहरा सांस लिया, "तुम्हारा मतलब है कि अब ठाकर और गंगू को भी ख़त्म कर दिया जाए?" "हाँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी," मैंने कहा। "3 कत्ल हो चुके हैं," सीता ने मेरे चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। "2 कत्ल और करना चाहते हो? इसके बाद अगर कोई और ऐसा शख्स सामने आ गया तो?" "मेरा ख्याल है और कोई सीता को नहीं जानता," मैंने उसकी बात काट दी। "अगर हमें कल्पना से वाकई हमदर्दी है तो हमें उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना होगा, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम उसकी सुरक्षा से हाथ उठा लें और उसे अभी और इसी वक्त यहाँ से चलता कर दें।" "नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से," कल्पना जल्दी से बोली। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के तासुरात नुमाया थे। "तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा," दुर्गा ने उसे एक बार फिर अपने साथ लिपटा लिया। "तुम इस लड़की को मज़ीद खौफज़दा करने की कोशिश न करो महावीर। जब तक हम जिंदा हैं कोई इसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता।" थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर दुर्गा कल्पना को सोने के लिए उसके कमरे में भेज दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, "इस लड़की के साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। उस रात महाराणा की हवेली में उसे उठाने की कोशिश में उसके सामने एक कत्ल हो गया और आज 2 आदमी और मारे गए। वो पहले ही खौफज़दा है
हमें इसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।